आज के इस माइंड मैपिंग सीरीज में हम करने जा रहे हैं सेट थ्योरी को पूरी तरीके से थ्योरेटिकली कवर। और जल्दी जल्दी शॉर्ट नोट्स बनाना शुरू करिए ताकि ये शॉर्ट नोट्स आपकी मदद कर सके। कब? जब आपका एग्जाम बहुत नजदीक हो, आपके पास चंद घंटे हो, कुछ ही दिन बाकी हो, तब आप इन नोट्स का पूरा फायदा उठा सके। तो ये इस तरह के प्रॉब्लम्स ज्यादातर पूछे जाते हैं, तो यह जरूर थोड़ा सा जाकर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि जेई मेंस 2024 में भी इसके ऊपर सवाल आए हैं, जेई मेंस 2023 में भी, 22 में भी इस तरह के प्रॉब्लम्स पूछे गए हैं। तो इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट यही प्रॉब्लम्स हैं। एक बार जाकर इस तरह से ये सारे जो प्रॉब्लम्स हैं देख जरूर लीजिएगा, ठीक है। हेलो प्यारे बच्चों, सभी को मेरी तरफ से हमेशा की तरह जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो वेलकम टू अनदर माइंड ब्लोइंग सेशन ऑफ माइंड मैपिंग फ्रॉम द चैप्टर सेट थ्योरी। यानी कि आज के इस माइंड मैपिंग सीरीज में हम करने जा रहे हैं सेट थ्योरी को पूरी तरीके से थ्योरेटिकली कवर। तो देर किस बात की, जल्दी से नोटबुक और पेन लेकर बैठ जाइए और जल्दी जल्दी शॉर्ट नोट्स बनाना शुरू करिए ताकि ये शॉर्ट नोट्स आपकी मदद कर सके। कब? जब आपका एग्जाम बहुत नजदीक हो, आपके पास चंद घंटे हो, कुछ ही दिन बाकी हो, तब आप इन नोट्स का पूरा फायदा उठा सके। तो चलिए आइए शुरू करते हैं सेट थ्योरी। तो आज जो हमारा टारगेट है वो है सेट थ्योरी माइंड मैपिंग। शुरुआत करते हैं सेट थ्योरी, सेट से और उसके रिप्रेजेंटेशन से। तो अगर मैं आपको याद दिलाऊं कि व्हाट इज अ सेट, तो डेफिनेटली सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन ही सेट कहलाता है। वेल डिफाइंड का मतलब है जिसको देखकर आप ये डिसाइड कर सकें कि यह पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इस कलेक्शन को बिलोंग करेगा या नहीं करेगा। तो ऐसे कलेक्शन को हम कहते हैं वेल डिफाइंड। सो एनी कलेक्शन इज अ सेट? नो, अ कलेक्शन इज अ सेट ओनली व्हेन इट इज वेल डिफाइंड। और इसके एग्जांपल अक्सर हम क्लास में भी देते हैं कि सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ ऑल इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स इन क्लास। तो डेफिनेटली क्या यह सेट है? क्या यह कलेक्शन एक सेट है? आप कहोगे नहीं सर, यह कलेक्शन एक सेट नहीं है। दिस इज नॉट a set. Why it is not a set? Because it is not well defined. So this is not a set since it is not well defined. Not a set. ये सेट नहीं है एंड बिकॉज इट इज नॉट वेल डिफाइंड। क्यों वेल डिफाइंड क्यों नहीं है? क्योंकि आपको पता ही नहीं यार कि हम इंटेलिजेंस किस बेसिस पर चेक करें। क्या हम टेस्ट के मार्क्स के बेसिस पर इंटेलिजेंस टेस्ट करें, या फिर कोई क्वेश्चन को कोई आदमी कितने आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग जाकर उसको सॉल्व करता है उससे इंटेलिजेंस चेक करें? कैसे इंटेलिजेंस चेक करें? इसका कोई मापदंड नहीं है। तो देयरफॉर इट इज नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, देयरफॉर इट इज नॉट अ सेट। अगर हम कहें कलेक्शन ऑफ फर्स्ट फाइव नेचुरल नंबर्स, collection of first five natural numbers, so definitely it is a set. Yes, it is a set, क्योंकि आप इसमें कह सकते हैं 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, 5 भी आएगा, लेकिन 6 नहीं आने वाला। तो यहां पर जो कलेक्शन है वो वेल डिफाइंड है, क्योंकि उसकी बेसिस पर मैं डिसाइड कर पाने कि पर्टिकुलर एलिमेंट इस कलेक्शन को बिलोंग करेगा या नहीं करेगा। आमतौर पर जनरली a set is represented by capital alphabets, represented using capital alphabets। और आमतौर पर जो कैपिटल अल्फाबेट्स हम यूज करते हैं ए बी, ये ज्यादा यूज होते हैं। सो दीज आर द अल्फाबेट्स विच आर यूज्ड, ठीक है। और objects contained in a set are called elements of the set। उनको क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स ऑफ द सेट। उसको बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ द सेट एंड आर generally represented using small alphabets and are generally represented using small alphabets। जैसे ए यूज कर लेते हैं, बी यूज कर लेते हैं, स्मॉल एक्स यूज कर लेते हैं, ऐसे स्मॉल अल्फाबेट्स का यूज करते हैं। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, ऑर्डर इन विच
objects occur in a set is not important, यानी कि जिस ऑर्डर में, अगर मान लो हम कहें हमारे कलेक्शन में फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स है 1 2 3 4 5, और एक आदमी बोले हमारे सेट में जो नंबर्स हैं वो हैं 2 3 5, 2 3 4 5 और 1, देन बोथ आर करेक्ट। एक ने 1 2 3 4 5 बोला, एक ने 2 3 4 5 बोला, और फिर 1 बोला। इट डज नॉट मैटर, यानी यहां पर ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता है, ऑर्डर इज अनइंपॉर्टेंट। तीसरा, चौथा पॉइंट, रिपीटिशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स is not done in a set, यानी सेट में हम किसी भी ऑब्जेक्ट को रिपीट नहीं करते। जैसे अगर मान लीजिए हम कहें इस सेट के अंदर 1 1 2 2 है, तो अल्टीमेटली इस सेट के अंदर सिर्फ 1 2 ही आएगा, ठीक है ना। तो दीज आर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग सेट्स। तो सेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल अल्फाबेट से, उसके एलिमेंट्स को स्मॉल अल्फाबेट से, ठीक है। सो दैट इज हाउ वी रिप्रेजेंट अ सेट, फिर सेट को हम दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। पहला है टैब्यूलर फॉर्म, तो फर्स्ट फॉर्म दैट वी रिप्रेजेंटेड इज टैब्यूलर फॉर्म, या फिर जिसे हम कहते हैं टैब्यूलर फॉर्म या फिर रोस्टर फॉर्म, नाउ टैब्यूलर फॉर्म या फिर रोस्टर फॉर्म, यह क्या है? इसमें हम क्या करते हैं, जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं सेट के, वो सब के सब हम लिख देते हैं सेपरेटेड बाय कॉमास। तो टैब्यूलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म, हियर all elements of a set are listed separated by commas, जैसे कि अगर हम कहें सेट ए, है ना, कैपिटल ए से सेट को डिनोट किया जाता है। सेट ए, सेट ऑफ ऑल even natural numbers less than 10। सपोज दिस इज हाउ द कलेक्शन इज डिफाइंड। तो आप इसे कैसे लिख देंगे? सर इसको हम लिख देंगे रोस्टर फॉर्म या फिर टैब्यूलर फॉर्म में, इसको लिख देंगे 2 4 6 8। सो दैट इज हाउ वी विल राइट। और हम इसको कैसे लिखते हैं? करली ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं। तो सेट में कौन से ब्रैकेट्स यूज होते हैं? करली ब्रैकेट्स यूज होते हैं फॉर अ सेट, ठीक है ना। सो हियर ऑल एलिमेंट्स आर लिस्टेड सेपरेटेड बाय कॉमास, और रिपीटिशन अलाउड नहीं है। जैसे कि मैं कहूं ए अल्फाबेट्स ऑफ द वर्ड फॉलो, तो अगर मैं ए सेट को यहां एक्सप्लेन करूंगा तो कैसे लिखूंगा? टैब्यूलर फॉर्म में FOLW, बस, क्योंकि रिपीटिशन हम इसमें नहीं करते। सो दैट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अल्फाबेट्स ऑफ द वर्ड फॉलो। तो मेरे ख्याल से आपको दोनों पॉइंट्स बहुत अच्छे समझ में आ गए होंगे। पहला ये कि रिपीटिशन नहीं किया जाता है, और दूसरा यह है कि यहां पर सारे एलिमेंट्स को एक एक करके सेपरेटेड बाय कॉमास लिख देते हैं, ठीक है ना। और फिर अगला जो आता है उसे हम कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। नेक्स्ट इज द सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म क्या है? नाउ लेट अस सी व्हाट डू वी मीन बाय सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में हम सेट बिल्डर फॉर्म in this form of representation, the common
property, the common property, property या properties, the common properties, the common property or properties which are satisfied by all elements of the set is mentioned, यानी यहां पर जो सारी प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स, जो सारी ऐसी कॉमन प्रॉपर्टी जो सारे के सारे एलिमेंट्स सेट के सेटिस्फाई करते हैं, वो कॉमन प्रॉपर्टी हम यहां मेंशन कर देते हैं। यहां पर दो सिंबल आते हैं, ये या फिर ये, इनका मतलब होता है सच दैट, इनका मतलब होता है सच दैट। फिर एक सिंबल आता है यह, इसका मतलब होता है दिस मीन्स बिलोंग्स टू, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। इनका मतलब ये मैंने लिख दिया आपके लिए, तो दिस मीन्स बिलोंग्स टू। इसका मतलब होता है, इसका मतलब सच दैट और इक्वल टू, और यहां पर अगर ऐसा लिखा हो इसका मतलब होता है डज नॉट बिलोंग टू, डज नॉट बिलोंग टू, डज नॉट बिलोंग टू। तो दिस इज डज नॉट बिलोंग टू। और इसमें सेट को हम अक्सर ऐसे लिखते हैं, ए सच दैट ए कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट एक्स सच दैट, यहां पर एक यहां प्रॉपर्टी 1, फिर कुछ प्रॉपर्टी 2 एंड कुछ प्रॉपर्टी n, ऐसे लिख देते हैं। यानी ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज क्या है, Pn सेटिस्फाई करता है। ऑल दीज प्रॉपर्टीज आर सेटिस्फाइड बाय, मतलब ये प्रॉपर्टी 1, प्रॉपर्टी 2, प्रॉपर्टी 3, जितनी भी प्रॉपर्टीज है सबकी सब, ऑल प्रॉपर्टीज आर सेटिस्फाइड बाय, ऑल प्रॉपर्टीज, ये P1 P2 क्या है, प्रॉपर्टीज, ऑल प्रॉपर्टीज आर सेटिस्फाइड बाय x, आर सेटिस्फाइड बाय x। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं a को लिख दूं x सच दैट, मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 इक्वल टू 0, x बिलोंग्स टू n, नेचुरल नंबर। अगर ये लिख दिया, इसका मतलब क्या होगा, x a consists of elements x such that it satisfies this property also as well as this property also। तो अगर आप इसको सॉल्व करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 इक्वल टू 0 को, तो फैक्टर हो जाएंगे x प्लस 6 और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 6 और 1, लेकिन x साथ साथ क्या है, नेचुरल नंबर है। तो अब ये कौन सी फॉर्म हो गई, सेट बिल्डर फॉर्म। तो अगर आप इसे ये कौन सी फॉर्म होगी, सेट बिल्डर फॉर्म। अगर आप इसे रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर एक ही एलिमेंट आएगा एंड दैट इज 1, ये आंसर आ जाएगा। तो यानी जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो सब की सब जो ये x सेटिस्फाई करेगा वो सारी प्रॉपर्टीज लिख देते हैं, ताकि हम उस एलिमेंट को लोकेट कर पाए कि कौन सा एलिमेंट इसको बिलोंग करेगा, कौन सा एलिमेंट इसको बिलोंग नहीं करेगा। मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छे समझ में आ गया कि सेट बिल्डर फॉर्म क्या है और रोस्टर फॉर्म क्या है। फिर आते हैं टाइप्स ऑफ सेट पर। टाइप्स ऑफ सेट में यहां पर मैं एक चीज और बता दूं आपको कि जैसे अगर हम यहां कहें बिलोंग्स टू का यूज करें, सो हम कह सकते हैं 2 बिलोंग्स टू ए, 2 बिलोंग्स टू ए, और कह सकते हैं 9 डज नॉट बिलोंग टू ए। दैट इज हाउ वी शो इट। तो ये एलिमेंट 2 ए को बिलोंग करता है, ये 9 ए को बिलोंग करता है, नहीं बिलोंग करता है। इसी तरह से यहां पर अगर हम कहें -6 does not belong to A, does not belong to A। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेट की, कि सेट कैसे कैसे किस किस टाइप के होते हैं। so, सबसे पहले आता है फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट। so, सबसे फर्स्ट जिस पर हम बात करेंगे दैट इज अ फाइनाइट सेट। लेट अस सी व्हाट डू वी मीन बाय अ फाइनाइट सेट। मेरे ख्याल से नाम से ही जाहिर है, कुछ ज्यादा मुझे बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप मन ही मन बोल भी रहे हैं फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या है, एक ऐसा सेट जिसमें सिर्फ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ, अ सेट कंटेनिंग
only a finite number of elements, containing only a finite number of elements, उनको हम कहते हैं फाइनाइट सेट। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर सेट ऑफ ऑल ए इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल इंग्लिश वॉवल्स, आप समझ सकते हैं। तो ए जो आ जाएगा, इट विल बी जस्ट कंसिस्टिंग ऑफ ए ई आई ओ यू, सेट ऑफ ऑल कलर्स इन अ रेनबो, एंड दैट इज अगेन अ फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट में ही हम एक बात और करते हैं जिसे हम कहते हैं सिंगलटन सेट। नाउ व्हाट इज अ सिंगलटन सेट? लेट अस सी कि सिंगलटन सेट क्या होता है। सिंगलटन सेट किसको कहते हैं? तो सिंगलटन सेट सिंगलटन सेट क्या है? सिंगलटन सेट एक ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, ऐसे सेट को हम कहते हैं सिंगलटन सेट। अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन एलिमेंट, तो ये भी एक फाइनाइट सेट है ना। अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ only one element is called a singleton set, is called a singleton set, उसको सिंगलटन सेट बोलते हैं। फिर नेक्स्ट एम्प्टी सेट, या जिसको हम कहते हैं वॉइड सेट। एम्प्टी सेट या फिर वॉइड सेट, एम्प्टी सेट, वॉइड सेट, या फिर दूसरा नाम नल सेट। So these are some of the names of the empty set, null set या void set. So these are all the names of this set. और यह भी एक finite set है बिल्कुल, क्योंकि इसमें भी finite number of elements हैं ना। And what is this set? A set which consists of no elements. A set which consists of no elements is called an empty set. Is called an empty set. और इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? रिप्रेजेंटेड बाय, हाँ सर ये तो बहुत बेसिक सी बातें बता रहे हैं। रिप्रेजेंटेड बाय फाई, या फिर दूसरा रिप्रेजेंटेशन ओपन करली ब्रैकेट, बस बीच में कुछ नहीं लिखते। सो दैट इज हाउ यू रिप्रेजेंट एन एम्प्टी सेट और अ वॉइड सेट। सिंगलटन सेट का एग्जांपल ये रहा। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ सिंगलटन सेट, इट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन एलिमेंट। अब अगर मैं यहां पर कह दूं इस केस में एम्प्टी और वॉइड सेट, जैसे अगर हम कहें सपोज x such that x square plus x plus 1 is equal to 0, x belongs to R। तो आप देखेंगे इस केस में ऐसा एक भी x नहीं है जो रियल हो और इस इक्वेशन को क्या करे? सेटिस्फाई करे। देयरफॉर दिस इज एन एम्प्टी सेट। तो सिंगलटन सेट, एम्प्टी सेट या फिर वॉइड सेट, दीज ऑल आर सम क्लासिफिकेशन, दीज आर सम टाइप्स ऑफ फाइनाइट सेट। अब इनफाइनाइट सेट क्या होता है? इनफाइनाइट सेट ऑब्वियस सी बात है, you put a negation before a finite set, what you get is an infinite set. तो infinite set क्या है? infinite set है infinite set a set which is not finite is infinite। जो finite ना हो वह infinite है। a set which is not finite, which is not finite is called an infinite set, is called an infinite set। उसे हम infinite set बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एक यूजुअल सा एग्जाम्पल देते हैं, is equal to x and x less than equal to 2, x belongs to integer।
इस केस में आप देख सकते हैं ये जो सेट होगा ये क्या होगा सर, x दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, तो इसमें जो नंबर्स आएंगे वो आएंगे 2 1 0 -1 -2 -3 एंड सो ऑन। सो दिस इज एन इनफाइनाइट सेट। एक एग्जांपल और दे देते हैं, a is equal to x such that fractional part of x is equal to half fractional part of x, this is fractional part of x is equal to half, और या फिर ऐसे लिख लो ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ x is equal to greatest integer part of x is equal to 1 and x belongs to r, x belongs to r। तो यह भी कैसा हो जाएगा सर, यह भी एक इनफाइनाइट सेट हो जाएगा, क्योंकि यहां पर पूरा का पूरा इंटरवल क्लोज्ड 1 से ओपन 2 इस सेट के अंदर आ जाएगा जिसमें इनफाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स हैं। तो ये हो गया इनफाइनाइट सेट। अब कार्डिनल नंबर भी आपको बताते चलें, कार्डिनल नंबर क्या होता है। कार्डिनल नंबर की बात हम फाइनाइट सेट के लिए करते हैं। वी टॉक ऑफ कार्डिनल नंबर ऑफ अ फाइनाइट सेट। तो कार्डिनल नंबर फॉर अ फाइनाइट सेट, for a finite set, for a finite set, the number of elements, the number of elements contained in it, contained in it is called its cardinal number, is called its cardinal number, and is represented by, और उसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एन ए, एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय एन ऑफ ए। तो एन ऑफ ए का मतलब या तो ऐसे लिखते हैं या फिर कई बार हम ऐसे भी लिख देते हैं, मॉड ऑफ ए। तो दैट स्टैंड्स फॉर द कार्डिनल नंबर। तो कार्डिनल नंबर का मतलब हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स। जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास एक सेट है ए और उसके अंदर हमारे पास है 1 2 3 4 और 5, तो अगर कोई आपसे इसका कार्डिनल नंबर पूछे यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए पूछे तो एन ऑफ ए या फिर मॉड ऑफ ए आप बोल सकते हैं 5 है। दैट इज द मीनिंग ऑफ कार्डिनल नंबर। तो हमने फाइनाइट सेट देखा, इनफाइनाइट सेट देखा, फिर इसमें इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट क्या होते हैं। नाउ लेट अस सी व्हाट डू वी मीन बाय इक्वल सेट, व्हाट डू वी मीन बाय इक्वल सेट्स। तो इक्वल सेट्स क्या होते हैं, इक्वल सेट, इक्वल सेट से इक्वल सेट, इक्वल सेट टू सेट। तो पहले हम इक्वल सेट को डिफाइन कर लें। हाँ, एक मिनट, लेट अस डिफाइन एन इक्वल सेट। इक्वल सेट्स क्या होते हैं, तो दिस वुड बी रादर एस, एक एस भी आएगा, इक्वल सेट्स। तो इक्वल सेट्स क्या होते हैं, इक्वल सेट्स होते हैं टू सेट ए एंड बी को इक्वल कब बोलते हैं, टू सेट्स ए एंड बी, टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल, आर सेड टू बी इक्वल कब, if all elements of A, if all elements of A are in B and vice versa, and all elements of B are in A, यानी A के सारे एलिमेंट्स B में हो और B के सारे एलिमेंट्स A में हो, तो हम ऐसे सेट्स को क्या बोलते हैं, इक्वल सेट बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर A कह दें अल्फाबेट्स ऑफ, A कह देते हैं सेट ऑफ अल्फाबेट्स ऑफ word follow, and B is set of alphabets of word
वुल्फ, सिंपल सिंपल एग्जाम्पल है ना, आपने कर पढ़ भी रखे हैं। तो ए जो हो जाएगा वो हो जाएगा FOLW, है ना, और बी जो हो जाएगा वो हो जाएगा WOL और F। यह दोनों के दोनों सेट क्या इक्वल हैं? बिल्कुल सर, ए के सारे एलिमेंट्स बी में हैं और बी के सारे एलिमेंट्स ए में हैं, तो यह दोनों सेट इक्वल हैं। तो दो सेट इक्वल कब कहलाते हैं? जब ए के सारे एलिमेंट्स बी में हो और बी के सारे एलिमेंट्स ए में हो, यानी कहने का मतलब ये दोनों एक दूसरे की जीरोक्स या फोटोकॉपी हो, तब हम कहते हैं कि ये दोनों सेट इक्वल हैं। ठीक है, इसी तरह से इक्विवेलेंट सेट की बात भी आती है ना। तो इक्विवेलेंट सेट्स इक्विवेलेंट सेट्स क्या होते हैं? इक्विवेलेंट सेट्स होते हैं, अगर मैं दो फाइनाइट सेट के लिए बात करूं, तो टू फाइनाइट सेट्स आर सेड टू बी इक्विवेलेंट if they have the same number of elements. So two finite sets are said to be equivalent if number of two finite sets A and B, two finite sets A and B are said to be equivalent if number of elements in A, है ना, कब होते हैं इक्विवेलेंट? अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल टू number of elements in B, यानी सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होने चाहिए, जरूरी नहीं है कि वो एलिमेंट सेम हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। जैसे कि यहां पर हमने एक सेट लिया ऊपर A और नीचे एक सेट ले लेते हैं C, है ना। तो यहां हमने C लिया और ये ले लिया 1 2 3 4, तो हम इसे कह सकते हैं A is equivalent to C, A is equivalent to C। इक्वल सेट्स हमेशा इक्विवेलेंट होते हैं, इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट, इक्वल सेट्स आर always equivalent, are always equivalent, but not the converse, यानी इसका उल्टा हमेशा सही नहीं है कि इक्विवेलेंट सेट्स may be equal or may not be equal, but they are not always, we cannot say that they are always equal, they may or may not be, but not the converse। तो ये छोटी सी बात याद रखनी है कि इक्वल सेट्स इक्विवेलेंट होते हैं, लेकिन इक्विवेलेंट सेट्स जरूरी नहीं है इक्वल हो। तो इक्विवेलेंट सेट इक्वल सेट। फिर आते हैं नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट टर्म पर जिसका नाम है सबसेट। सबसेट क्या है? सबसेट है, हाँ, ए, a set A is said to be a subset of B if all elements of A are contained in B, B is said to be a superset of A। B को क्या बोलते हैं? सुपरसेट ऑफ A। उसका सिंबल क्या होता है? A is a subset of B, so this is subset of B, this is a symbol of subset। A is a subset of B, यानी A के सारे एलिमेंट्स B में हैं ना। A के सारे एलिमेंट्स किस में हैं? B में हैं। X such that X is equal to 2n and n belongs to natural number ना। मान लो ये है सेट B, तो दिस इज सेट B,
and I have a set A which is x such that x is equal to 4n, n belongs to natural number। तो आप देख सकते हैं इसमें सारे चार चार के मल्टीपल्स आएंगे और उसमें सारे दो दो के मल्टीपल्स आएंगे, और ऑब्वियस सी बात है, चार का मल्टीपल होगा वो टू का मल्टीपल तो होगा ही। तो यहां से मैं कह सकता हूं A इज अ सबसेट ऑफ B, A इज अ सबसेट ऑफ B, यानी A किसका सबसेट है? B का सबसेट है। तो A के अगर सारे एलिमेंट्स B में हो तो हम कहते हैं A B का सबसेट है। तो अगर मैं इसको एक पिक्टोरियल डायग्राम, जिसको वेनन डायग्राम भी कह देते हैं कई बार, है ना, तो अगर मैं उससे रिप्रेजेंट करूं, से दिस इज ए बी एंड देन दिस शुड बी समवॉट ए, तो ये बी हो गया और ये क्या हो गया? ये हो गया ए। तो दिस डायग्राम very beautifully represents the relation between A and B, that A is a subset of B, A B का क्या है? सबसेट है। ठीक है, तो दैट इज व्हाट वी मीन बाय सबसेट। अब बात आती है प्रॉपर सबसेट की। तो एक और टर्म है जिसका नाम है प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट। So now let us see what do we mean by proper subset. Proper subset. So what do we mean by proper subset? Proper subset का मतलब है proper subset. So what do we mean by proper subset? A is a set, A is said to be a proper subset, a proper subset of set B if all elements of A are contained in B, but A is not equal to B। यानी कि A के सारे एलिमेंट्स B में कंटेंड हो लेकिन A और B दोनों बराबर ना हो, देन इट इज सेड टू बी अ प्रॉपर सबसेट। तब हम उसे बोलते हैं प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट के लिए जो सिंबल होता है वो होता है A सबसेट ऑफ B, प्रॉपर सबसेट ऑफ B। दिस इज द सिंबल फॉर अ प्रॉपर सबसेट। अब यहां बच्चों को काफी कंफ्यूजन होता है, प्रॉपर सबसेट इसको लेकर बहुत ज्यादा विवाद, वो ऐसा सोचते पता नहीं क्या तोप चीज है, बहुत ही बड़ी चीज है उनके लिए। छोटे बच्चे हैं तो छोटी छोटी चीजें भी उनके लिए बड़ी होती हैं। तो यहां पर ये जरा ध्यान से सुनिएगा, A इज अ सबसेट ऑफ B, इसका मतलब क्या? A या तो B का प्रॉपर सबसेट है या इक्वल है। यानी इस केस में अगर इक्वल हो तो भी चलेगा। यानी यह बात कब ट्रू होगी? आपको याद होगा कि हमने बेसिक मैथ्स के रिवीजन में, बेसिक मैथ्स के माइंड मैप में ये बताया था, A लेस देन इक्वल टू B का मतलब A लेस देन B हो या फिर A इक्वल टू B हो, तब यह दोनों में से एक भी हो तो यह सत्य माना जाता है। तो इसका मतलब है दिस इज अ सबसेट ऑफ B, A इज अ सबसेट ऑफ B, तब यह ट्रू माना जाएगा। या फिर A इक्वल टू B, दोनों में से एक भी ट्रू हो तब इसे ट्रू मानेंगे। तो कई लोग कहेंगे सर ये तो इसका प्रॉपर सबसेट था। हाँ, तो आप चाहो तो इसे ऐसे लिख दो, या फिर अगर आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो, A इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ B। यह भी सही है, तो ये भी सही है और यह भी सही है। तो बस यहां पर क्या है, यहां इक्वालिटी की गुंजाइश नहीं रहती, यहां पर इनइक्वालिटी की, यहां पर इक्वालिटी की गुंजाइश नहीं रहती। यानी यहां पर A B का सबसेट होगा और B में कुछ ना कुछ डेफिनेटली एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी होंगे, तो ताकि A और B बराबर ना हो जाएं, ताकि A और B बराबर ना हो जाएं। तो ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। सो यू शुड रिमेंबर दिस। अच्छा, अब हम यहां पर ये कह सकते हैं कि अगर A B का सबसेट हो गया, हाँ, इफ A इज अ सबसेट ऑफ B, इसका मतलब A के सारे एलिमेंट्स B में हैं, एंड B इज अ सबसेट ऑफ A, इसका मतलब B के सारे एलिमेंट्स A में हैं। दिस इंप्लाइज A इक्वल टू B। तो अगर ऐसा हो, अगर A B का सबसेट हो और B A का सबसेट हो, तो ऑब्वियस सी बात है B और A दोनों बराबर हो जाएंगे, बोथ ऑफ देम विल बी इक्वल। फिर दूसरी बात, इफ A कॉमा B आर फाइनाइट सेट्स and A is a subset of B, then तब हम क्या कह सकते हैं, then number of elements in A
will always be less than or equal to number of elements in B. तो अगर दो फाइनाइट सेट हैं, if we have two finite sets A and B और A B का सबसेट है, तो number of elements in A will be less than or equal to number of elements in B. So that is what we mean by subset. फिर अगला important point, if number of elements in A is equal to P, then number of subsets of A is equal to 2 to the power n, is equal to 2 to the power n. That is the number of 2 to the power P, sorry, is 2 to the power P. यानी कि अगर A मेरे पास हो 1 2 3, है ना, इतना ही ले लें, तो इसके जो सबसेट्स होंगे वो सबसेट्स क्या होंगे, इसके सबसेट्स होंगे सबसेट्स का मतलब वो सारे सेट जिनके एलिमेंट्स कहाँ मिल जाएं, सारे के सारे एलिमेंट्स सर ए में मिल जाएं। तो एक तो सिंगलटन आएंगे 1 2 और 3। आप देख सकते हो ये जो तीन सेट हैं, इन तीनों सेट के सारे एलिमेंट्स ए के अंदर हैं। फिर दो दो वाले आएंगे, दो दो वाले क्या आएंगे सर 1 2, फिर 2 3 और फिर 1 3, और फिर एक सेट जो आएगा दैट इज दिस इटसेल्फ, यानी कि एक आ जाएगा 1 2 3 और एक सेट आएगा एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट इज कंसिडर्ड टू बी अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। एम्प्टी सेट इज कंसिडर्ड टू बी अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, ठीक है ना। एम्प्टी सेट हमेशा हर सेट का सबसेट होता है। तो आप अगर देखें तो यहाँ पहले एक एक वाले एलिमेंट्स आ गए, यहाँ पहले एक एक वाले एलिमेंट्स आ गए, फिर दो दो वाले आ गए, फिर तीन तीन वाले, और ऐसा करके सारे के सारे पॉसिबल सबसेट्स हमने यहाँ लिख दिए। और ये कितने हुए सर, अगर देखा जाए तो सर ये पहले एक एक वाला का चॉइस करेंगे 3C1, फिर 3C2 और फिर 3C3, और लास्ट में एक भी नहीं लिया तो 3C0। और आप जानते हो इसका जो सम होता है वो होता है 2 की पावर 3, 2 की पावर n। तो दैट इज हाउ इट कम्स एज 2 टू द पावर n। जैसे यहाँ पर 2 की पावर 3 8 होने चाहिए, 3 3 6 और 2 8, 8 सबसेट्स हो गए, ठीक है। तो यह बात बहुत अच्छे से दिमाग में बैठ जानी चाहिए कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इज P, देन द नंबर ऑफ सबसेट्स इज 2 टू द पावर P। फिर इसी तरीके से if number of elements in A is equal to P, then number of proper subsets कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स हो जाएंगे 2 की पावर P -1। क्योंकि हम जानते हैं सबसेट का मतलब है A के सारे एलिमेंट, उसके सबसेट का मतलब A प्रॉपर सबसेट B का कब होता है, जब A के सारे एलिमेंट B में हो और A B के इक्वल ना हो। तो यहां पर जितने भी सबसेट्स हैं ये सब के सब प्रॉपर सबसेट्स हैं सिवाय इसके 1 2 3 वाले को छोड़कर। क्यों, ये खुद A के ही बराबर है, ये A ही लिखा हुआ है। तो हमें उस सेट को निकाल देना पड़ेगा, किसकी गिनती से, नंबर ऑफ सबसेट्स की गिनती से। तो दैट इज नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स। अब अगर कोई बोले नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट्स, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इक्वल टू P, then number of non-empty proper subsets of A will be equal to 2 to the power P -2, है ना, 2 to the power P -2। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा क्यों लिखा हमने -2, क्योंकि इसमें एक क्या हट जाएगा सर, एक एम्प्टी सेट भी यहां से हट जाएगा। सो अगेन दीज टू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वर्थ रिमेंबरिंग। हाँ, ठीक है। अब अगला जो पॉइंट आता है, नोट वर्दी पॉइंट, दैट इज अ पावर सेट। पावर सेट क्या होता है? पावर सेट होता है पावर सेट ऑफ अ सेट। नाउ लेट अस सी व्हाट डू वी मीन बाय पावर सेट। तो पावर सेट
तो पावर सेट क्या है? लेट अस सी व्हाट डू वी मीन बाय पावर सेट. पावर सेट ऑफ अ सेट, power set of a set A. Power set of a set A, power set of a set A is the collection, is the set of all subsets, all possible subsets, all possible subsets, all possible subsets of a given set, of a given set. Power set of a set A is the set of all possible subsets of a given set. यानी कि that is the elements of power set, that is the elements of a power set of a set A is the set of all possible subsets of A. ऐसा लिखना चाहिए, of A. That is, it is, that is the elements. That is what? That is the elements. That is the elements of A are, that is elements of power set of A, power set of A represented by PA, represented by P of A are subsets of A, are subsets of A. यानी इसके पावर सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं वह भी अपने आप में सेट होते हैं, लेकिन उन वो सेट कैसे होते हैं? सबके सब सबसेट होते हैं ए के. एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मान लीजिए अगर हम कहें अभी A1 2 3 अभी अभी हमने लिखा था, तो पावर सेट ऑफ ए, आप इसके सारे पॉसिबल सबसेट्स लिख लो. सर 1, फिर 2, फिर 3, और फिर 1 2, और फिर 1 3, और फिर 2 3, और फिर 1 2 3, और फिर 5, और फिर 5, और इसको उठाकर एक नया कलेक्शन बना दो. देन दिस कलेक्शन विल बी अ सेट एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स in this, number of elements in power set of A will be equal to number of subsets of A. So that will be 2 to the power 3. That is 8. तो इस केस में 8 कार्डिनैलिटी हो जाएगी इस पावर सेट की. तो मैं कह सकता हूं if number of elements in A बराबर P, then number of elements in power set of A will be equal to 2 to the power P. Will be equal to 2 to the power P. That will be the number of subsets. है ना? That will be the number of, that will be the cardinality of, that will be the cardinality of the power set. That will be the cardinality of power set. यहाँ एक चीज और बता दें, अगर number of elements in A is P, this implies number of elements in power set of A will be equal to 2 to the power P. और अगर हम बात करें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए, पावर सेट ऑफ ए, तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएंगे 2 की पावर पी, 2 की पावर पी. और इसी तरह से नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए विल बी 2 to the power p. दैट इज हाउ इट गोस. ये हो जाएगा. और इसी को अगर आप जनरलाइज करें तो मान लो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए, ठीक है, ये कितनी बार है? m टाइम्स. सपोज इट इज रिटन m टाइम्स, तो ये हो जाएगा 2 की पावर p, है ना, 2 की पावर p. और यह जो 2 लिखे होंगे यहां से यहां तक, दैट विल बी m टाइम्स. ये जो 2 लिखे होंगे ये m टाइम्स लिखे होंगे. दिस विल बी
m times. That is how you can find out the number of elements in power set of power set of power set. तो ये चीज याद रखिएगा, ठीक है. So remember this. This may be used somewhere. ठीक है. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट की बात कर ली हमने. तो अब देखते हैं अगला टॉपिक जिसका नाम है ऑपरेशन ऑन सेट. तो यानी कि सेट में हम कैसे सेट को जोड़ते हैं, घटाते हैं, वो सब चीजें हमें देखनी है, क्योंकि अब हमने जान लिया सेट क्या चीज होती है, व्हाट अ सेट एग्जैक्टली लुक्स लाइक. नाउ इज द टाइम टू टॉक अबाउट ऑपरेशंस ऑन सेट. तो सबसे पहला जो ऑपरेशन जिस पर हमें चर्चा करनी है वो है यूनियन. यूनियन ऑफ सेट के बारे में हमें बात करनी है कि हम सेट का यूनियन से क्या समझते हैं. व्हाट डू वी मीन बाय यूनियन ऑफ सेट. तो सीधी सीधी भाषा में अगर मैं यूनियन के बारे में बोलूं तो यूनियन का मतलब होता है मिला दो, मिला दो, मिला दो. यानी कि दोनों के एलिमेंट्स को पकड़ो और आपस में मिला दो. मिला दो का मतलब अगर से अंग्रेजी भाषा में ढंग से बोला जाए तो यूनियन का मतलब होता है सेट यूनियन. यूनियन ऑफ टू सेट, यूनियन ऑफ टू sets A and B is the set of all elements, is the set of all elements which belong to at least one of A और B, जो कम से कम किसी एक में हो, जो कम से कम किसी एक में हो. ऐसे सारे एलिमेंट्स का जो कलेक्शन होता है वह यूनियन कहलाता है. यानी कि अगर यह सेट A है, इफ दिस इज सेट A, सपोज इफ दिस इज सेट A एंड दिस सेट इज B, तो A यूनियन B का मतलब होगा यह वाले सारे एलिमेंट्स, यानी जो A में होंगे, है ना, ये जो B में होंगे, जो सिर्फ B में होंगे, और जो दोनों में होंगे. क्योंकि विच बिलोंग टू एटलीस्ट वन ऑफ ए और बी, दोनों में से कम किसी एक में होने चाहिए. तो जरा देखो, ये एलिमेंट ए में है, दोनों में से कम किसी एक में, ये ए में है, ये सिर्फ बी में है, ये दोनों में है. एटलीस्ट वन का मतलब कम से कम किसी एक में, या तो ए में हो या बी में हो या फिर दोनों में हो, इसलिए इसमें यह रीजन आ जाता है. तो देयरफॉर ए यूनियन बी कंप्राइजेस ऑफ ऑल दीज थ्री पोर्शंस, ए यूनियन बी. तो दैट इज व्हाट वी मीन बाय ए यूनियन बी. ये बात बिल्कुल साफ है कि A इज अ सबसेट ऑफ A यूनियन B एंड B इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ A यूनियन B. A यूनियन B के दोनों क्या होते हैं, सबसेट होते हैं, है ना. A यूनियन B में A भी आएगा, A यूनियन B में B भी आएगा. ठीक है, ये बात बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी. एग्जाम्पल से देख लो. अगर मान लो A सेट है 1 2 3, सिंपल सा एग्जाम्पल लेता हूं, 1 2 3, और B सेट है 2 3 4. तो अगर मैं ए यूनियन बी कैसे रिप्रेजेंट होता है ये तो मैं बताना भूल गया. यूनियन इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल यू. यूनियन इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल यू. बीच में क्या लगा देते हैं, यू. तो ए यूनियन बी में का मतलब हुआ दोनों के एलिमेंट्स को मिला दो. मिला दो मतलब 1 2 3 4. सर 2 3 तो 2 बार आया है, लेकिन हमने आपको पहले ही बताया था रोस्टर फॉर्म में हम उसको सिर्फ एक ही बार लिखते हैं, रिपीटिशन नहीं करते. तो इसलिए यह हो गया ए यूनियन बी. तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया कि यूनियन का मतलब क्या है. बिल्कुल सर, यह क्लियर हो गया. व्हाट डू वी मीन बाय यूनियन. यूनियन अच्छे समझ में आ गया होगा. तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ और हमने यूनियन समझ लिया कि यूनियन क्या है. अब अगला जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है इंटरसेक्शन. नाउ लेट अस सी व्हाट डू वी मीन बाय इंटरसेक्शन. इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स. तो इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, दो सेट्स का इंटरसेक्शन. क्या मतलब होता है इंटरसेक्शन से. इंटरसेक्शन का पहली बात तो सिंबल है. इंटरसेक्शन का सिंबल है उल्टा यू, है ना. इंटरसेक्शन का मतलब है कॉमन. इंटरसेक्शन का मतलब है कॉमन. यूनियन का मतलब क्या था, यूनियन का मतलब था मिला दो. इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, कॉमन. यानी कि ये उन एलिमेंट्स का सेट है. ए इंटरसेक्शन बी is the set of all elements, is the set of all elements which belong to both A and B, which belong to both A and B, जो दोनों में हो, A में भी हो और B में भी हो, ऐसे एलिमेंट्स का जो कलेक्शन होगा that is called as
इंटरसेक्शन। तो यहां पर इंटरसेक्शन में कौन से एलिमेंट्स आएंगे जो दोनों में हो? तो भाई अगर ये ए है, यह बी है, तो मेरे ख्याल से आप अच्छे से देख सकते हैं कि यह वाले जो एलिमेंट्स होंगे, यह होगा ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। सो दिस एलिमेंट्स इज द सेट ऑफ कॉमन एलिमेंट्स। तो यहां से एक चीज और समझ में आती है कि ए इंटरसेक्शन बी हो, चाहे ए हो चाहे बी हो, ये सब के सब सबसेट्स होते हैं ए यूनियन बी के, ये सब के सब सबसेट्स होते हैं ए यूनियन बी के। ठीक है, हाँ, तो ये है चीज याद रखेंगे, यू शुड रिमेंबर दिस पॉइंट। नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर लिखकर बताइएगा कि ए इंटरसेक्शन बी ए यूनियन बी के बराबर कब होगा, सोच के बताइएगा। और ए बराबर ए यूनियन बी कब होगा, और बी बराबर ए यूनियन बी कब होगा, सोच के बताइएगा। नीचे कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर लिखिएगा, ठीक है ना। इससे मुझे यह भी पता चलेगा कि हाँ, कि तुमने इस लेक्चर को बहुत अच्छे से देखा है। तो इंटरसेक्शन बात समझ में आ गई? हाँ सर, इंटरसेक्शन क्लियर हो गया। नेक्स्ट जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं, नेक्स्ट बात जिस पर हम चर्चा करेंगे, दैट इज difference of two sets, that is difference of two sets, difference of two sets. Now let us talk of difference of two sets. What do we mean by difference of two sets? तो difference इसका symbol है minus, तो a minus b stands for, या is the set of all elements which lie in A, but not in B, यानी जो A में हो लेकिन B में ना हो। दैट इज व्हाट वी मीन बाय डिफरेंस ऑफ टू सेट। तो डिफरेंस का मतलब क्या हुआ भाई? डिफरेंस का मतलब हुआ जो A में है और B में नहीं है, जो A में है और B में नहीं है। सो दिस इज A एंड से दिस इज B। तो जो A में है और B में नहीं है वो कौन से होंगे सर? वो ये है होंगे सर, ये एलिमेंट सिर्फ A में हैं और B में नहीं है, विच बिलोंग टू ओनली A बट नॉट B। तो यह रीजन हो गया A माइनस बी। A माइनस बी अगर देखा जाए तो A माइनस बी आप समझ सकते हैं यह होगा A माइनस A इंटरसेक्शन B। A में से A इंटरसेक्शन B निकाल दो, A में से ये वाला बीच वाला रीजन निकाल दो, तो ऑटोमेटिकली क्या बचेगा? A इंटरसेक्शन B। तो A माइनस बी क्या हुआ? A में से B, A में से जो B के साथ कॉमन एलिमेंट्स हैं वो हटा दो। दैट इज व्हाट वी मीन बाय A माइनस बी, दैट इज व्हाट वी मीन बाय A माइनस बी। A इंटरसेक्शन B कॉमन, तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। तो यहां पर अगर मैं आपसे एग्जाम्पल दूं, जैसा भी ये मैंने दिया था 1 2 3 और यहां B था 2 3 4। तो इफ आई आस्क यू व्हाट इज A इंटरसेक्शन B, आई थिंक दिस इज प्रीटी इजी। मतलब आप कहोगे ये क्या मजाक कर रहे हो सर, हमें पता है। यह हो जाएगा व्हाट इज A माइनस बी। A माइनस बी विल बी जस्ट 1, विल बी जस्ट 1, क्योंकि ये वो एलिमेंट्स होंगे जो A में होंगे और B में नहीं होंगे। अगर मैं B माइनस ए पूछूं तो B माइनस ए क्या होगा सर? B माइनस ए का मतलब होगा जो B में हो लेकिन A में ना हो। तो वो कौन से एलिमेंट्स होंगे? वो ये होंगे। तो ये वाला रीजन है B माइनस ए। B माइनस ए सर ये हो जाएगा जो सिर्फ B में हो और A में ना हो। ऐसा कौन सा एलिमेंट है सर? सिर्फ 4। तो ये आ गया सिंगलटन सेट। तो दैट इज B माइनस ए। तो A माइनस बी, B माइनस ए। क्लियर हुआ? ये क्या है? यह भी अगर देखा जाए A यूनियन B का सबसेट ही है। फिर अगला सिमेट्रिक डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स या सिमेट्रिक डिफरेंस। नाउ लेट अस सी व्हाट डू वी मीन बाय सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस से क्या मायने हैं, क्या मतलब है? सिमेट्रिक डिफरेंस का जो सिंबल होता है वो होता है डेल्टा। अगर हम डेल्टा लिख दें A डेल्टा बी, ये क्या होता है? A डेल्टा बी हो जाता है इज इक्वल टू A माइनस बी यूनियन B माइनस ए।
यूनियन बी माइनस ए। यानी अगर आप ए माइनस बी और बी माइनस ए को मिला दें तो आपको जो मिलता है वो सिमेट्रिक डिफरेंस मिलता है। अगर इंग्लिश में बात करें तो इट इज द सेट ऑफ all elements. It is a set of all elements which belong to only A or only B. Which belong to only A or only B. यानी जो सिर्फ और सिर्फ A में हो या फिर सिर्फ और सिर्फ B में हो। तो ऐसे एलिमेंट्स का जो कलेक्शन है वो कहलाता है ए, वो जो सेट है वो कहलाता है ए इंटरसेक्शन ए डेल्टा बी, दैट इज कॉल्ड एज ए डेल्टा बी। तो ए डेल्टा बी में क्या आएगा सर, ये वाला आएगा, ये सिर्फ ए में है, ये वाला एलिमेंट सिर्फ बी में है। तो अगर मैं इन दोनों को मिला दूं तो वह आ जाएगा ए डेल्टा बी। और ए डेल्टा बी मेरे ख्याल से आप बहुत अच्छे से फील कर सकते हैं, ए डेल्टा बी एक तरीके से ए यूनियन बी में से ए इंटरसेक्शन बी हटाने पर मिल जाएगा, है ना। ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, तो दैट इज व्हाट ए डेल्टा बी एक्चुअली इज। यानी कि अगर मैं यहां पर ए, फिर से वो एग्जांपल लेता हूं 1 2 3 और बी ले लिया मैंने 2 3 4, तो जल्दी से बताओ कि कितना होगा सर। ए डेल्टा बी हो जाएगा जो सिर्फ और सिर्फ ए में हो और जो सिर्फ और सिर्फ बी में हो, यह हो गया ए डेल्टा बी। तो दैट इज ए डेल्टा बी, दैट इज ए डेल्टा बी। फिर अगली बात आती है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट की। नाउ लेट अस सी व्हाट डू वी मीन बाय कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। तो पहला कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट बात करने के लिए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट पर बात करने के लिए हमें एक और कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट ऐसे डिनोट करते हैं, ए बार, या फिर ए के ऊपर कॉम्प्लीमेंट सी लिख देते हैं, या फिर ए डैश लिख देते हैं। दीज आर ऑल द सिंबल्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट ऐसे डिनोट किया जाता है। कॉम्प्लीमेंट होता क्या है, उसके लिए पहले हमें बात करनी पड़ेगी यूनिवर्सल सेट की, कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है। यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट आखिर क्या बला है, यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट क्या होता है, व्हाट डू वी मीन बाय अ यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट की अगर हम बात करें, इफ यू टॉक ऑफ यूनिवर्सल सेट, जिस तरह से यूनिवर्सल कुछ है, यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होता है जिसमें जिन सेट्स के बारे में चर्चा की जा रही है वो सारे के सारे सेट उसके अंदर कंटेन्ड होते हैं। तो एक तरीके से वो माई बाप होता है सारे गिवन सेट्स का। इट इज द माई बाप ऑफ ऑल द गिवन सेट्स, दैट इज यूनिवर्सल सेट। यानी सब के सब उसके ही बच्चे होते हैं, सब के सब उसके ही हिस्से होते हैं। यानी कि यूनिवर्सल सेट इज द सेट विच कंटेन्स ऑल द सेट्स विच आर बीइंग टॉक्ड ऑफ इन द प्रॉब्लम। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट इट इज द सेट, कैसे डिनोट करते हैं, यू से डिनोट करते हैं ज्यादातर। इट इज द सेट, इट इज द सेट containing, it is the set containing all the elements, all the elements which are, all the elements कह लो या फिर सेट कह लो, which containing all the sets, बल्कि ऐसा नहीं जी, containing all the sets which are being talked of, which are being which are being talked of, which are being talked of in the problem, talked of in the problem। यानी जिसमें जिनके बारे में प्रॉब्लम में चर्चा हो रही हो। तो सर हमें परेशान नहीं होना है, सर यूनिवर्सल सेट कहां से मिलेगा, बेटा इसमें परेशान नहीं होना। यूनिवर्सल सेट सामने क्वेश्चन में दिया होगा, ये कहां से मिलेगा, कहां से प्राप्त होगा, कहीं प्राप्त नहीं होगा, सामने क्वेश्चन में दिया होगा। तो इसलिए इसको लेकर ज्यादा परेशान ना हो, यूनिवर्सल सेट क्या होगा, कहां से मिलेगा, ये क्वेश्चन में दिया होगा। ठीक है, अब कॉम्प्लीमेंट इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं जरा देखो, क्योंकि यही हमारा एक तरह से ब्रह्मांड है, इसी के अंदर सारे सेट हैं।
तो यह है हमारा यूनिवर्सल सेट है। सो दिस इज आवर यूनिवर्सल सेट। ठीक है, ये हमारा यूनिवर्सल सेट है और इसके अंदर ही सारे सेट पड़े हैं, इसके अंदर ही सारे सेट पड़े हैं। ए भी यही है, इसके अंदर बी भी यही है। तो अभी तो हम ए कॉम्प्लीमेंट पर चर्चा कर रहे हैं। तो ए कॉम्प्लीमेंट ये यूनिवर्सल सेट। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट है ना, ए बार बोल देता हूं। ए कॉम्प्लीमेंट सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स जो ए में ना हो, जो ए में ना हो, ना हो, जो ए में ना हो, यानी कि ए बार जो होता है वो होता है यू माइनस ए। यूनिवर्सल सेट में से ए हटा दो तो जो हो बचा वह हमारा कॉम्प्लीमेंट सेट कहलाएगा। तो यानी ये वाला जो सेट है बाहर जो लिखा हुआ है ये हो गया ए बार। तो ए बार मीन्स नॉट इन ए, ऐसे एलिमेंट्स का सेट जो ए में नहीं है उनको हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट में इंक्लूड करते हैं। सो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट इज u माइनस ए। मेरे ख्याल से कॉम्प्लीमेंट आपको समझ में आया होगा। बिल्कुल सर, कॉम्प्लीमेंट हमें समझ में आया, अच्छे से आया होगा। अब यहां बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ जो कॉम्प्लीमेंट के ऊपर बेस्ड हैं, कुछ काम की बातें यहां हम कर रहे हैं आपके साथ। हाँ, काम की बात, काम की बातें, कुछ काम की बातें। अब काम की बातें क्या हैं, आओ देखते हैं। सबसे पहली काम की बात, तो कुछ काम की बातें, तो सबसे पहले जो काम की बात है वो यह है कि ए यूनियन बी लिखो या बी यूनियन ए लिखो, बात एक ही है। ए इंटरसेक्शन बी लिखो या बी इंटरसेक्शन ए लिखो, बात एक ही है। ये कम्यूटेटिव होते हैं। कम्यूटेटिव समझ गए, ए यूनियन बी या ए इंटरसेक्शन बी। अब ये मत सोचना ए माइनस बी लिखो बी माइनस ए लिखो, बात एक ही है, वो एक बात नहीं है, वो अलग अलग बातें हो जाएंगी। हाँ, क्लियर है? हाँ सर, ये बात तो क्लियर है, यह है कम्यूटेटिव होते हैं। दूसरा, अगर आप ए यूनियन बी यूनियन सी लिखा हो तो आप चाहें तो ए यूनियन बी यूनियन सी कर लो, पहले इस दोनों का यूनियन कर लो फिर ए के साथ यूनियन कर दो, फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह से ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी लिखा हो तो आप इसे लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, किसी भी ऑर्डर में आप इंटरसेक्शन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं एसोसिएटिविटी, एसोसिएटिविटी। तो ये एसोसिएटिविटी होल्ड करती है यूनियन और इंटरसेक्शन में, और इसको बोलते हैं कम्यूटेटिविटी, कम्यूटेटिविटी। ठीक है, सो दिस इज कम्यूटेटिविटी। फिर यह दोनों ऑपरेशंस डिस्ट्रीब्यूटिव भी होते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव बोले तो सर ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी लिखा हो तो जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के जैसे मान लो 2 इंटू 3 प्लस 6 लिखा हो तो तुम क्या करते हो, पहले 2 इंटू 3 फिर बीच वाला सिंबल एज इट इज फिर 2 इंटू 6, यही करते हो भाई। इसको आप क्या बोलते हो, डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो यहां पर भी क्या होगा, ए इन यूनियन बी, बीच वाला सिंबल एज इट इज ए यूनियन सी, ऐसा हो जाएगा। इसी तरीके से देख गया, बिल्कुल वैसे ही है भाई, कुछ नया नहीं है। इसके साथ यूनियन फिर इसके साथ यूनियन, जैसा वहां था भाई। और यहां इसी तरह से ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी हो तो ये हो जाता है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो यह प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिविटी, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्यूटिविटी, डिस्ट्रीब्यूटिविटी। तो यूनियन और इंटरसेक्शन इन सभी प्रॉपर्टीज को क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। यूनियन एंड इंटरसेक्शन सेटिस्फाई ऑल दीज प्रॉपर्टीज। तो ये याद रहने वाला है, बिल्कुल सर ये याद रहेगा, आप चिंता ना करें। तो दिस शुड बी रिमेंबर्ड, एसोसिएटिविटी, डिस्ट्रीब्यूटिविटी। अच्छा, फिर अगला ए बार का बार, ए बार का बार इज बेकार, ए बार का बार इज बेकार, यू गेट बैक ए। ठीक है, ए बार का बार इज बेकार, यू गेट बैक ए। क्यों, ए बार का मतलब क्या हुआ, ए बार का मतलब हुआ ये। अब इसका बार जो इसमें ना हो, इसमें ना हो, वो सब ए के अंदर बैठे तो ए ही आ जाएगा।
है ना। ए बार का मतलब जो ए में ना हो, बाहर वाले, और ए बार का बार मतलब जो बाहर में ना हो, तो कहाँ हो सर, ए में हो, तो इसलिए वापस ए आ जाता है। फिर ए यूनियन ए बार, ये बन जाता है पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट, पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट, है ना। हाँ, ए यूनियन ए बार पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट। ए इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए कितना होगा सर, ये होगा पाई। इंटरसेक्शन बी माइनस ए, बी माइनस ए का मतलब क्या हुआ, याद करो। हाँ याद है, समझ नहीं आया ना ये। हाँ तो जरा देखो, बी माइनस ए ये वाला हिस्सा होगा, दिस पार्ट इज बी माइनस ए, ये ए है, ये बी है। बी माइनस ए मतलब जो बी में हो लेकिन ए में ना हो, तो कॉमन क्या हुआ सर, फाइव होगा, कुछ भी कॉमन नहीं होगा, एक भी एलिमेंट नहीं आने वाला। और इसी तरह से बी इंटरसेक्शन ए माइनस बी, यह भी फाइव ही होगा, यह भी फाइव होगा, ठीक है। हाँ सर, फिर एक दो और काम की बातें, वो क्या, ए यूनियन फाइ क्या आए, और ए इंटरसेक्शन फाइ क्या आए। ए यूनियन फाइ विल बी ए इंटरसेक्शन फाइ विल बी फाइ, हाँ ए इंटरसेक्शन फाइ विल बी फाइ, क्लियर हुआ। और फिर इसी काम की बात में एक और सबसे इंपॉर्टेंट काम की बात, वो क्या आती है, वो आता है, देखो वो आ गया, क्या आया बता दें क्या आया। अब है डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है, डी मॉर्गन्स लॉ कहता है, डी मॉर्गन्स लॉ, व्हाट डज डी मॉर्गन लॉ से, डी मॉर्गन्स लॉ, now let us see what does डी मॉर्गन्स लॉ से। डी मॉर्गन लॉ कहता है, हम इसको क्लास में मुर्गन्स लॉ बोल देते हैं प्यार से, मुर्गन स्वामी लॉ, मुर्गन स्वामी। तो बेटा मुर्गन स्वामी क्या कह रहे हैं बेटा, जरा ध्यान से सुनना बेटा। हाँ, डी मॉर्गन्स लॉ, सेट थ्योरी आपको लग रहा होगा कि बहुत छोटा सा चैप्टर है, बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं है, बट लेट मी टेल यू, जो प्रोबेबिलिटी है, जो आपकी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, डेफिनेटली दिस चैप्टर फाइंड्स इट्स यूज देयर। तो डी मॉर्गन्स लॉ कहता है, डी मॉर्गन्स लॉ कहता है, क्या कहता है भाई, तो डी मॉर्गन्स लॉ कहता है, पहला, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, का होल कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। यूनियन का बन जाता है इंटरसेक्शन, यूनियन का क्या बन जाता है, इंटरसेक्शन। और दूसरा इंटरसेक्शन का बन जाता है यूनियन, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट विल बी ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। तो यूनियन बिकम्स इंटरसेक्शन एंड इंटरसेक्शन बिकम्स यूनियन, दैट इज व्हाट डी मॉर्गन्स लॉ सेज, ठीक है। हाँ तो ये क्या है, यहां पर ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और आप चाहें तो उसे वेन डायग्राम से प्रूव भी कर सकते हैं, क्लास में प्रूफ भी हमने इसका कराया है, ठीक है। तो ये हुआ डी मॉर्गन्स लॉ, याद रखिएगा। अब आते हैं, अब आते हैं एडिशन रूल, है ना। हाँ, अब आते हैं एडिशन रूल पर, है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट पर। चलो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट, वही बात है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स पर आते हैं। नाउ लेट अस सी नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अगर कोई कहे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, वो क्या होगा अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी पूछा जाए। तो इफ यू आर आस्क्ड अबाउट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, then number of elements in A union B is number of elements in A plus number of elements in B minus number of elements in A intersection B। ये आपने पढ़ा है ना, number of elements in A plus number of elements in B minus number of elements in A intersection B, ये और ये number of elements in A minus number of elements in B, क्योंकि आप समझ ही गए होंगे
ए यूनियन बी का मतलब हम इस पूरे पार्ट पर चर्चा कर रहे हैं। तो इस पूरे पार्ट में कितने होंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, फिर प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। और आप गौर से देखिएगा बीच वाला रीजन कितनी बार काउंट हो गया? सर 2 बार, एक बार ए में और एक बार बी में। लेकिन हम जब काउंटिंग करते हैं यूनियन में कोई भी चीज को 2 बार नहीं लिखते, सिर्फ एक ही बार लिखते हैं। इसलिए यहाँ ये कितनी बार हो गया? सर 2 बार काउंटिंग हो गई, तो एक बार उसको हटाना पड़ेगा, तो माइनस कर देते हैं, माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर हुई ये बात? हाँ सर, ये बात तो पता है सर हमें। और वैसे भी ये समरी लेक्चर है भाई, है ना? हाँ, फुल क्लास नहीं है। और फिर इसी तरीके से नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर इन ए माइनस बी पूछा जाए तो मैंने आपको बता दिया इट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। इसी तरह नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस ए विल बी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि आप समझ रहे हैं बी माइनस ए ये वाला रीजन आएगा मेरे भाई, ये वाला रीजन होगा बी माइनस ए। तो इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे? जितने बी में है माइनस जितने ए में है वो माइनस कर, जितने ए इंटरसेक्शन बी में वो माइनस कर दो। दिस इज इट। फिर इसी तरीके से नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए डेल्टा बी, ए डेल्टा बी। जरा देखो भाई ए डेल्टा बी क्या होता है? सर ये होता है क्या? सर हमें ये याद रखना है? याद कुछ नहीं रखना, याद सिर्फ फर्स्ट वाला रखना है ना। हाँ, तो उससे ही सब आ जाएगा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए बी विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। बिल्कुल, वो कौन से आ गए? ये वाले आ गए। और फिर प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। वो कौन से आ गए? सर वो वाले आ गए। बेसिकली दोनों को जोड़ दिया, ठीक है। और यह लिखा जा सकता है एन ए प्लस एन बी माइनस 2 टाइम्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। इसको एक तरीके से और भी लिख सकते हैं। कैसे? देखो, एक और तरीका क्या होगा, अगर मैं इसको लिख दूं नंबर ऑफ एलिमेंट्स, देखो दूसरा तरीका लिखने का, अगर ये ले लें, ये ले लें और ये ले लें, ये देखो ये क्या बन गया? एन ऑफ ए यूनियन बी बन गया। सो दिस कैन ऑल्टरनेटिवली बी रिटन एज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। ये ऐसा भी लिखा जा सकता है। सो दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी माइनस ए एंड ए डेल्टा बी। क्लियर हुई ये बात? बिल्कुल। इसी तरीके से नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी होल बार, ये कैसे मिलेगा? सर ये हो जाएगा, अगर मुझे ए यूनियन बी होल बार में चाहिए, या पहले ए बार में ही देख लूं, सिंपल सा करते हैं, पहले ए बार, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए बार। The number of elements in A bar would be number of elements in universal set minus number of elements in A. तो अगर मुझे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी होल बार चाहिए तो सिंपल है यार, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यू माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन होल बार। और ए यूनियन होल बार में ये वाला सेट कौन सा होगा? आप लोग सोच रहे होंगे ए यूनियन बार का मतलब जो ए में और बी के यूनियन में ना हो। तो ए और बी के यूनियन में ना हो तो इसमें कौन से एलिमेंट्स आएंगे? ये बाहर वाले। दिस पार्ट इज ए यूनियन बी होल बार। ये वाला पार्ट है ए यूनियन बी होल बार। दिस इज ए यूनियन बी होल बार, जो ए यूनियन बी में ना हो। ए यूनियन बी होल बार, दिस इज द यूनिवर्सल सेट, दिस इज ए एंड दिस इज बी। सो दिस इज ए यूनियन बी होल बार। तो ए यूनियन बी होल बार में इतने एलिमेंट्स आते हैं, ठीक है। और फिर इसी तरीके से ये क्लियर हुआ? अच्छा, अगर मैं पूछूं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी होल बार, ए इंटरसेक्शन बी होल बार यानी जो इंटरसेक्शन में ना हो। ए इंटरसेक्शन बी होल बार ऑब्वियसली इट विल बी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यू माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। इसमें कौन सा रीजन आ जाएगा? सर इसमें ये बाहर वाला रीजन आ जाएगा, है ना? हाँ, इसमें ये इंटरसेक्शन को छोड़ के जो बचेगा वो रीजन आ जाएगा। If we have these are the two set, then this is one, this is another, A intersection B, और यहां आ जाएगा ये वाला रीजन सारा।
तो दिस इज ए इंटरसेक्शन बी होल बार, ए इंटरसेक्शन बी होल बार, ये हो जाएगा पूरा रीजन ए इंटरसेक्शन बी होल बार, और ये यूनिवर्सल सेट, और इसमें कितने एलिमेंट्स आएंगे वो आपने देख ही लिया है, ठीक है। तो अब जो है नेक्स्ट, मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया, हाँ सर ये तो क्लियर हो गया। अब जो नेक्स्ट बात है वो है, अगर मेरे पास 3 सेट हो, अब मैं आपको एक और प्रिंसिपल बता रहा हूं, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन, एक्सक्लूजन, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन। पूरा बर्बाद हो गया भैया, पूरा बर्बाद हुई गवा। तो दोबारा लिखते हैं, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन, इंक्लूजन एक्सक्लूजन, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में पाई कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज पाई, we call it pi. And what does this principle of inclusion exclusion say? Principle of inclusion exclusion says कि मान लो अगर ये किसके लिए यूज होता है, this is mainly used for finding the number of elements in the union of several set, है ना, हाँ, principle of inclusion exclusion, it is used for finding the number of elements in the union of a set. तो अगर एक से ज्यादा सेट हो तो A यूनियन B यूनियन C, मान लो हमें इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने हैं, तो ये क्या बोलता है, ये बोलता है ऑल्टरनेटली पहले तो एक एक का सम, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, फिर प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी, फिर माइनस दो दो का इंटरसेक्शन, ऑल्टरनेट चलता है, ए इंटरसेक्शन बी, फिर प्लस बी इंटरसेक्शन सी, फिर प्लस सी इंटरसेक्शन ए, और फिर पहले माइनस फिर आया प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, तीन तीन का इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो दैट इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी। और क्या आप इसे कहीं भी यूज कर सकते हैं? बिल्कुल आप इसे कहीं भी यूज कर सकते हैं। तीन क्या सर, चार आ जाए तो भी यूज चल जाएगा? हाँ बेटा ये तब भी चल जाएगा। अगर चार सेट आ जाए तो क्या ये फॉर्मूला तब भी काम करेगा? बिल्कुल करेगा। मैं करके भी दिखा देता हूं कि अगर मेरे पास यहां पर ये हो जाए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी, तो प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन के हिसाब से सबसे पहले एक एक का सम, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी प्लस एन डी, फिर माइनस दो दो के इंटरसेक्शन का सम, एन ए इंटरसेक्शन बी, एन बी ए इंटरसेक्शन सी, एन ए इंटरसेक्शन डी प्लस एन बी इंटरसेक्शन सी, यानी दो दो के जितने भी बन सकते हैं, बी इंटरसेक्शन डी, फिर प्लस एन सी इंटरसेक्शन डी, सी इंटरसेक्शन डी। तो दो दो का इंटरसेक्शन माइनस कर दिया, और कितने बनेंगे ये 4C2, दो दो के चुन के फिर करना। 4C2 कितना होता है? 6, गिन के देख लो, 6 आ गए, 3 और 3 6, फिर प्लस अब तीन तीन का इंटरसेक्शन कितने बनेंगे? 4C3, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, 4C3 बोले तो 4, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन डी, फिर प्लस ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, और फिर प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। फिर चार चार का इंटरसेक्शन हो गया प्लस में, बिल्कुल सर, चार चार का इंटरसेक्शन हो गया प्लस में, फिर माइनस तीन तीन का इंटरसेक्शन, सॉरी तीन तीन का इंटरसेक्शन हो गया प्लस में, और फिर माइनस चार चार का इंटरसेक्शन, चार चार का इंटरसेक्शन सिर्फ एक ही बनेगा, सी इंटरसेक्शन डी।
Now this can be extended to any number of sets. किसी भी नंबर ऑफ सेट में ये आप एक्सटेंड कर सकते हो. तो कल को आपको, अगर कल को आपके पास ऐसा आ जाए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A1 यूनियन A2 यूनियन AN, so this will be nothing but number of elements in A1 plus number of elements in A2, या फिर ऐसा कर दूं summation of number of elements in AI I1 to N, फिर माइनस दो का इंटरसेक्शन summation of numbers in AI intersection AJ, है ना, I less than J and I varies from 1 to N, I varies from 1 to N. तो यहाँ सारे दो के इंटरसेक्शंस आ जाएंगे, फिर तीन के इंटरसेक्शंस आप ऐसे ही देख लोगे, है ना, और फिर लास्ट में यूं ही चलते चलते -1 की पावर n -1, -1 की पावर n -1 इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन AN, ये हो जाएगा इंटरसेक्शन AN, ये हो गया. तो दैट इज इट. मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया होगा. तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इंटरसेक्शन ऑफ दिस. जाते जाते एक थोड़ा सा आपको बता दूं, आप मुझे बताना कि जैसे मान लीजिए ये सेट है A, ये सेट है B और ये सेट है C. तो दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज C. ये रीजन R1, ये रीजन R2, ये रीजन R3, ये रीजन R4, ये रीजन R5, ये रीजन R6, ये रीजन R7, ये रीजन R8 और ये यूनिवर्सल सेट. तो अगर मैं आपको रीजन R6 की बात करूं तो आप R6 को लिख सकते हो A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C. अगर अब मैं आपसे R1 की बात करूं तो R1 होगा जो A में हो, B में ना हो, C में ना हो, जो A में हो B में ना हो. आपको पता है A में ना हो A बार, B में ना हो B बार, तो A में हो एंड B में ना हो एंड C में भी ना हो, दैट इज R1. ये बार की टर्म्स में लिख के देना. हालांकि इसके और भी तरीके हैं कि अगर मैं चाहूं तो इसे कैसे लिख सकता हूं सर, A माइनस, अगर मैं चाहूं तो R1 को लिख सकता हूं A माइनस B यूनियन C, ये भी लिख सकता हूं A माइनस B यूनियन C, ये भी तो लिख सकता हूं, सोच के देख लो. हाँ सर, ये भी लिख सकते हैं. तो आपको करना क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे यह है रीजन्स. अब आप सोचोगे सर इतने सारे रीजन हम कैसे लिख के भेजेंगे, तो यार कुछ भेज देना लिख के. R2 क्या होगा R2 क्या होगा, R2 होगा, देखो एक मैं बता रहा हूं, R2 क्या होगा, A इंटरसेक्शन B, A और B में हो लेकिन C में ना हो, है ना. हाँ, तो अगर आप चाहें तो इसे लिख सकते हैं A इंटरसेक्शन B माइनस C, A इंटरसेक्शन B माइनस C, ऐसा भी लिख सकते हैं. सो नाउ अब आपको क्या करना है, समझ में आया, होमवर्क करना बेटा नीचे, है ना. हाँ, राइट ऑल द रीजन्स, राइट ऑल रीजन्स, ऑल रिमेनिंग रीजन्स, सारे रिमेनिंग रीजन्स आपको लिखकर मुझको भेजने हैं, ठीक है. अब आजकल जो जेईई मेंस में क्वेश्चन आ रहे हैं वो कुछ इस तरह से आ रहे हैं कि जहां पर आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स, है ना, जहां पर आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स पर मैक्सिमम मिनिमम कितना हो सकता है, कुछ ऐसा रेंज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन, जैसे ये A ये B. कभी भी आपको सवाल करने हो जेईई मेंस में, जेईई एडवांस में, जो भी हो, किसी भी तरह के प्रॉब्लम्स आए, तो जैसे कि यहां लिखा है, इन अ सर्वे 63% पीपल इन अ सिटी रीड न्यूज़पेपर A. 63% नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A 63%, यानी दो न्यूज़पेपर हैं, मैक्स जो A न्यूज़पेपर पढ़ते हैं वो 63% है एंड सिटी रीड न्यूज़पेपर A 76% रीड न्यूज़पेपर B, 76% रीड न्यूज़पेपर B. और साथ में नंबर एंड X इज द नंबर विच रीड बोथ एंड X% रीड बोथ, X% रीड बोथ.
देन पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स क्या हो सकती है, पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स क्या हो सकती है। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स आजकल काफी चर्चा में हैं, आते भी हैं। तो आपको क्या कर लेना चाहिए, देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स यानी यूनिवर्सल सेट में कितने मान ले सर, 100 मान लेते हैं। तो ए में कितने हैं 63, बी में कितने हैं 76। तो यहां नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यू कितना मान ले, यूनिवर्सल सेट 100, क्योंकि परसेंटेज हमेशा 100 पर बात करते हैं। तो एक एग्जाम्पल दे रहा हूं छोटा सा, है ना। इस तरह के प्रॉब्लम्स आजकल बहुत प्रचलन में हैं। तो करने का, ये x लिख लिया, बी ए में कितने 63, तो 63 माइनस एक्स यहां हो गए, 76 माइनस एक्स यहां हो गए, ठीक है। और बाहर भी कुछ ना कुछ होंगे, y मान लो। तो एक चीज तो साफ है कि अगर आप इन सब का यूनियन कर लें, है ना, किस किस का सर, अगर मैं इन सबको मिला लूं, हर रीजन में नंबर ऑफ पीपल शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x should be greater than equal to 0, 76 minus x should be greater than equal to 0, and y should also be greater than equal to 0, because the number of people in each section should be non-negative. नेगेटिव नहीं हो सकते नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो 63 माइनस एक्स, यानी यहां से मुझे x की एक बात पता चली कि x 63 से छोटा है, यहां से पता चला x 0 से बड़ा है, यहां से पता चला x 76 से छोटा है, और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। भाई मैं यहां से ये तो कह सकता हूं कि x जो है वो 63 से 76, वो 63 से छोटा ही होगा और 0 से बड़ा होगा। लेकिन क्या ये उसकी डेफिनेट रेंज होगी, नहीं। अभी अगर मैं इन सबका यूनियन करता हूं, ये रीजन प्लस ये रीजन प्लस ये रीजन, 63 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस 76 माइनस एक्स, ये पक्का यूनिवर्सल सेट में से जो भी आएगा उससे थोड़ा, उससे कम होगा या बराबर होगा, क्योंकि हो सकता है y 0 हो जाए। तो इन सबको मिलाकर यूनिवर्सल सेट के बराबर हो सकता है, उससे छोटा हो सकता है ना। बराबर कब होगा, y 0 हो जाए तो a यूनियन b यूनिवर्सल सेट के बराबर हो जाएगा। तो यहां से x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू कितनी आ गई भाई सर, ये आ गया 76, 133, 139 आया शायद, है ना, 139 माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 100, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 39। तो यहां से अब मैं कह सकता हूं कि जो हमारे पास x है वो कहां से कहां तक है, x बिलोंग्स टू 39 से 63 के बीच में, ये उसकी रेंज हो जाएगी x की। और जेई मेंस ने जो इसमें ऑप्शंस दिए थे वो ऑप्शंस कुछ इस तरह से थे, जो ऑप्शंस दे रखे हैं 55, यहां ऑप्शंस दे रखे थे, ऑप्शन ए was 55, x की वैल्यू, पॉसिबल वैल्यू ऑफ x 55, b 65, c 29 और d कितना 37, d 37। तो आपको समझ में आना चाहिए x 39 से तो बड़ा है और 63 से छोटा है, तो ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो करेक्ट आंसर इज आगरा। तो ये इस तरह के प्रॉब्लम्स ज्यादातर पूछे जाते हैं, तो यह जरूर थोड़ा सा जाकर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि जेई मेंस 2024 में भी इसके ऊपर सवाल आए हैं, जेई मेंस 2023 में भी, 22 में भी इस तरह के प्रॉब्लम्स पूछे गए हैं। तो इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट यही प्रॉब्लम्स हैं, एक बार जाकर इस तरह से ये सारे जो प्रॉब्लम्स हैं देख जरूर लीजिएगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आप मेरी ये सलाह मानेंगे, ठीक, बिल्कुल सर मानेंगे, क्यों नहीं मानेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले ऐसी माइंड मैप सीरीज में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे, थैंक यू एंड बाय बाय।